चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक ना कटवा। मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपने नियत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से भी कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह अस्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला। लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसे बाँस जाते हैं। ऐसे क्या, तुमसे इससे अच्छे बाँस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बाँस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतारकर छान कर रख दी और बाँस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। होरी बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बाँस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बाँस काटता है, यहाँ बाँस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बाँस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयान हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। होरी बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपए में हमारे बाँस ना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया मेरे बाँस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पाँव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े
मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देख कर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमा कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कस्में खा खाकर अपने सफाई देने लगा। तलियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतों के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा। आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या हुआ? है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला गाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। होरी को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दे दिया। पुनिया ने तलियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थीं। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो वह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग से जाकर लगा लाते जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता? एक लात और जमा कर। हम तो यहाँ वहाँ कलेऊ की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी! आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूँ? पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी, तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मेरी आवें देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मेरी आदि में कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विपदा हो गए, लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़ कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा? तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी हैं? तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी? तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग की भगवान ने यह दिन तो दिखाया। होरी ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगी तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहकती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानुस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया,
देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? होरी अब भी बड़े भाई का अदब करता था। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था। सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया। 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुझे जैसे कसाई के पाले पड़ी। लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ ना करना, इससे औरत बेशर्म हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आ कर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दो, बहुत अपना बखान ना कर। तू ही रूठ रूठ नहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे। लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण कर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत करते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं। जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता। धनिया ने आंखों में रस भर कर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदलकर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस बैसी काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे। कहो तो बुला लाऊं?